हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध, है ना। और इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, और इसके बाद बच्चों आप लोगों का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब कई छोटे छोटे टॉपिक आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले आपको एक थ्योरम कराया था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और ये बढ़िया सा आप लोगों ने देखा बच्चों, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे प्रिज्म क्या है। इसके बाद ये पहला पेज था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जिस बच्चे ने मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन वीडियो लेक्चर देखोगे तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। और इसी को आगे आज हम बढ़ाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई थोड़ा सा अंत तक देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। कुछ चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें बच्चों आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन प्रिज्म बनाने का तरीका बताए थे कि कैसे बनाना है प्रिज्म। त्रिभुज बना दो भाई, त्रिभुज ऐसा, तो ये आपका प्रिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? प्रिज्म बन जाता है। ठीक, इस प्रिज्म को यदि हम नाम दे दें बच्चों तो ए बी सी, ABC एक प्रिज्म है। प्रकाश किरणें आपतित होती है, एकदम शॉर्टकट में अपन देखते हैं। प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से आपतित होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश किरणें यहां से आपतित होती है और यहां से अपवर्तित हुई और फिर निर्गत होकर के चली गई। अब आप सबको पता है कि सर इसका भी अभिलंब होता है, इसका लंबवत एक अभिलंब है, इसका भी एक अभिलंब है। ठीक, तो यदि हम आपतन कोण के बारे में बात करें तो आपतन कोण यहाँ पे बच्चों I1 है, यहाँ पे बच्चों R1 है और यहाँ पे R2 है और फिर यहाँ पे बच्चों I2 हो जाता है। प्रकाश किरण P चलता है कि वो परावर्तित होता है, R से होकर के S की ओर निर्गत होकर के चला जाता है। आपका प्यारे बच्चों MO एक अभिलंब है और एक NO अभिलंब है। ठीक है, यदि हम बात करें विचलन की प्यारे बच्चों, तो विचलन कितना हुआ होगा विचलन के बारे में, तो यदि इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वही आपका क्या होता है? विचलन होता है। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कराया था। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है बच्चों, और आप लोगों से हमेशा विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ छिपा रहता है। यदि आप लोग बच्चों मिस कर रहे हैं तो फिर आप समझिए अगला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का हो जाएगा। इसलिए हर लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे आप लोग थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में बच्चों इस कोण को आगे बढ़ाया तो ये होता है बहिष्कोण। क्या होता है? बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो होता है बच्चों वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। चीजें क्लियर? यानी किसी भी बहिष्कोण का मान सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यहां पे एक नाम दे देता हूं T और U। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों की बहिष्कोण, बहिष्कोण जो आपने यहां पे देखा था कि बहिष्कोण जो मान है कोण UTS, देख लो जरा UTS, देखो बच्चों UTS ये बहिष्कोण का मान, इस कोण का मान जो है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर है त्रिभुज के। मतलब आपके TQR और फिर बच्चों TRQ इसके बराबर है। ध्यान दो, TQR और TRQ। ठीक है, इतना क्लियर? इनका जो मान है ना प्यारे बच्चों, इनका जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा I1 में R1 को घटाने से प्राप्त होगा, और इसका जो मान है बच्चों वो I2 में R2 को घटाने से प्राप्त होगा। और यहां पे मैं दे देता हूं इसको डेल्टा और समीकरण 1 दे देता हूं। प्यारे बच्चों ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे ही सबसे बड़ा छिपा हुआ शब्द है कि सर ये कैसे आपने घटा दिया। देखो बच्चों, यदि मैं कहता हूं कि एक ये रेखा और एक रेखा ऐसा है, ये एक दूसरे को मान लीजिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये I और I यहां का भी I हो जाएगा। तो आधे का मान पता है तो आधे का मान कैसे निकालेंगे? तो I1 में R1 को घटा देंगे। फिर से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है।
एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है कि नहीं? फिर से समझना, एक रेखा ये ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है। तो ऐसी यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यदि ये प्यारे बच्चों आपका I1 है तो ये भी आपका I1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा I1। लेकिन इसका मान R1 है तो इसका मान निकालना है तो I1 में R1 घटा देना है। ऐसे कहानी यहां का भी चलेगा बच्चों, यहां का भी यदि पूरे का मान I2 है तो इधर का मान भी I2 है, लेकिन इधर आधे का मान R2 पता है तो यहां का मान I2 में R2 को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए हमने निकाला है, इस मान को निकालने के लिए हमने I1 में R1 को घटाया है, इस मान को निकालने के लिए बच्चों I2 में R2 को घटाया है। वो कौन सा नियम लगा है? तो शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा हमने कर दिया है। समीकरण 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज जैसे मैं कहता हूं QOR में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग R1 R2 और ये कोण, मतलब त्रिभुज में R1 और R2 और कोण QOR, इन तीनों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है। ये किसी से भी पूछ लेना भाई, ये कोण का मान फिक्स है आपका कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात की सर? इस त्रिभुज की बात की। तो एक R1 है, एक R2 है और ये वाला है QOR। क्या है प्यारे बच्चों? QOR। ओके सर, तो यहां से हम कोण QOR की बात करें तो आप कह दोगे कि सर 180 माइनस ये पक्षांतर होगा तो R1 प्लस R2, यही तो होने वाला है। तो इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं बच्चों। क्या? समीकरण 2 दे देते हैं। अब थोड़ा ढंग से समझना, एक चतुर्भुज लेंगे प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज लेंगे। वो चतुर्भुज कौन सा? AQOR, AQOR। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज AOQR में, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक तो कोण A था प्यारे बच्चों, दूसरा कोण AQO, तीसरा है ARO, ठीक है, चौथा है बच्चों कोण QOR। इनका मान 180 डिग्री, 180 नहीं सर 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब थोड़ा समझना, ये अभिलंब है बच्चों और अभिलंब के साथ ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये भी अभिलंब है प्यारे बच्चों, तो ये आपके पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ए तो अपना ए ही रहेगा, ए तो अपना ए ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। कोण AQO की बात करें तो कोण AQO की बात करें, कोण AQO की बात करें तो यहां पे कोण AQO यहां पे 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। और यहां भी 90 डिग्री बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पे यदि बात करें तो इसको हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, इसका मान भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। QOR का मान कितना है सर? तो QOR का मान यहां पर हमने कहा है कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये हमने कहा है बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब इसको आप क्या करो? जोड़ दो। तो A धन 360 आता है और माइनस R1 प्लस R2 आता है इधर, बराबर 360। देखो बच्चों 360 से 360 कट जाएगा तो A माइनस R1 प्लस R2 आ रहा है बराबर 0। यदि इसको पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों तो A बराबर आपका आ जाता है R1 प्लस R2। ठीक, समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में A का मान रखने पर प्रिज्म के कोण और समीकरण 1 कहां पे है? जरा यहां पर देखो, इसको दोनों को जोड़ेंगे भाई। यहां पे अभी थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है। इसको यदि अपन ऐसा करते, इसको ऐसा करते
कि यहाँ पे एक लाइन और लिख देते बच्चों, यहाँ पे एक लाइन और लिख देते कि I1 को I2 से जोड़ दो और माइनस में R1 को R2 से जोड़ दो। ठीक, अब R1 प्लस R2 की जगह रख देते बच्चों क्या, R1 प्लस यानी डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, यहां पे बच्चों A रख देते, क्या रख देते A, पक्षांतर करेंगे A प्लस डेल्टा, यदि M है तो M और नहीं है M तो कोई नहीं, I1 प्लस I2। यही आपका जानते हैं क्या आ गया, यही आपका आ गया बच्चों, क्या संबंध निकाल रहे थे, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। ठीक है, क्या निकाल रहे थे भाई साहब, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। ठीक, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध निकल कर आ चुका है, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये विचलन कोण आपका डेल्टा एम, इसको एम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, एम से, डेल्टा एम विचलन कोण हो गया। और बच्चों प्रिज्म के कोण में संबंध, यानी विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल जो आपका बच्चों आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक, ये आपका पहला थ्योरम आज का कंप्लीट हुआ 10 मिनट में। ठीक है, चीजें क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, उसी से लेकर चलेंगे कि माना एबीसी एक प्रिज्म है, ए बी ए सी उसके अवर्तक पृष्ठ हैं, सेम वही कंडीशन है, चित्र वही रहेगा, बनाएंगे नहीं हम चित्र, यहां पर भी वही चीज है बच्चों। और इसके पहले हमने जो थ्योरम कराया था उसमें भी यही चित्र है, तो अब चित्र नहीं बनाएंगे, समय बचेगा अपना। चित्र बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है, तो चित्र बनाने में बहुत समय लगता है, आप लोगों को पता है, तो चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र अपन इसी में से काम चलाएंगे, चित्र अपन इसी में से काम चला लेंगे। और आप लोगों ने स्नेल के नियम से पढ़ा होगा बच्चों, है ना, स्नेल के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी कि भाई आपतन कोण, पृष्ठ आपका जो एक पृष्ठ ए बी है बच्चों, पृष्ठ ए बी के लिए आपतन कोण कितना था सर, I1, वह अपवर्तन कोण R1 है। तो स्नेल के नियम से, किस नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर साइन I1 बटे साइन I R1, साइन I बटा साइन R, ये स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्नेल का नियम तो आप सबको पता है बच्चों, है ना। अब यदि मैं कहता हूं कि यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, जब पतला होगा ना प्यारे बच्चों, तो साइन I1 लगभग I1 के बराबर होगा, वह साइन R2 लगभग R2 के बराबर होगा। इसलिए प्यारे बच्चों म्यू बराबर साइन I की जगह I1 बटा R के जगह R2 लिख देंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा म्यू R, क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा म्यू R2। ये आप लोगों ने पहले पृष्ठ के लिए देखा बच्चों। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, यही तो स्नेल का नियम है। ठीक है, यही तो स्नेल का नियम है बच्चों, यही तो स्नेल का नियम है। क्लियर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरह म्यू बराबर कितना हो जाएगा दूसरे के लिए, साइन I2 बटे साइन R2, साइन I2 बटे साइन R2। ठीक, देख लो क्या निकाल रहे हैं, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन की हम गणना कर रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत होना, नहीं तो परेशान हो जाओ आप लोग। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं बच्चों, म्यू बराबर साइन I2 बटा साइन R2। यदि यदि प्रिज्म कैसा हो बच्चों, प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो यहां भी वही हाल होगा कि साइन I2 बराबर I2 लिख दो, वह साइन R2 बराबर लगभग R2 हो जाएगा। तो यहां पे प्यारे बच्चों म्यू बराबर हो जाएगा I2 बटा R2। जब पक्षांतर करेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा म्यू R2। अच्छा, एक आपने अभी एक चीज तो पढ़ा है, एक आपने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा सर, क्या पढ़ा सर? ये पढ़ा है कि चूंकि A प्लस डेल्टा एम, ये तो हमने पढ़ा सर, ये होता है I1 प्लस I2 के बराबर होता है। तो I1 और I2 का मान हमने निकाला है, I1 का मान म्यू R2, I2 का मान म्यू R2। सॉरी, ये म्यू यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे कुछ गड़बड़ ऐसा है कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। कि 1 के लिए चल रहा था ना, ये 1 के लिए चल रहा था पहले, ये साइन I बटा साइन R1, ठीक है, ये 2 के लिए। ठीक, तो देखना बच्चों, A प्लस डेल्टा एम इक्वल I1 की जगह कितना हो जाएगा, म्यू R1, और इसकी जगह म्यू R2। दोनों में से म्यू कॉमन ले लो, दोनों में से म्यू कॉमन ले लो। जब म्यू कॉमन लोगे बच्चों तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। म्यू जब कॉमन लोगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, तो A बराबर A प्लस डेल्टा एम बराबर म्यू R1 प्लस R2। सर ये R1 प्लस R2 कहीं पे आया है क्या, आपने पढ़ाया है कि नहीं? जी हाँ, R1 प्लस R2 आज के लेक्चर में कहीं पे आया है क्या? हाँ सर, ये आया है यहां पे कि R1 प्लस R2 बराबर A होता है कि नहीं होता है? होता है सर, कि चूंकि R1 प्लस R2 बराबर कितना होता है, A होता है। तो A प्लस डेल्टा एम बराबर म्यू A हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, म्यू A माइनस A हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, म्यू, यदि A कॉमन ले ले बच्चों तो म्यू माइनस 1 इंटू A हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया भाई, पतले लेंस के लिए विचलन कोण का फार्मूला आ गया। उत्पन्न विचलन कितना होता है, तो इतना होता है। क्या होता है, इतना होता है विचलन कोण। इसी को आगे हम आज कराएंगे, इसी को आगे। आज थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, आप लोग सोचेंगे कि जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आज क्लास खत्म जल्दी नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, यदि इसको जल्दी करना है तो वो क्लास बिल्कुल एंड कर सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास हम लंबा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस प्रिज्म के अपवर्तन से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इंद्रधनुष अब सिलेबस में है नहीं। इंद्रधनुष पहले था, अब एनसीईआरटी में इंद्रधनुष कैसे भी किसी भी तरीके से नहीं है। ठीक है, प्रिज्म वाला बात ही नहीं, इंद्रधनुष रहा ही नहीं। प्रिज्म में अपवर्तन है सीधा, इंद्रधनुष से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है बाबू, ठीक है जी बच्चा लोग। हाँ, आगे कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब यहां पे पर्दा है, पर्दा यहां पे बच्चों पर्दा है, तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक इधर चला गया, थोड़ा बहुत तो विचलित होगा भाई।
अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की परिघटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये रंग कौन कौन से होता है? बैगनी, जामुनी, बैजानी, हपी, नाला। तो पहला जो रंग है बच्चों वो बैगनी है, दूसरा जो है वो जामुनी है, बैगनी, जामुनी, बैजानी, फिर तीसरा जो है नीला है, बैगनी, जामुनी। अरे ऐसे में तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहां पे कलर दे देता हूं बस, ठीक है। बैगनी, जामुनी, 7 रंग है बच्चों। तो आप विविग्योर, VI, फिर यहां पे B, फिर G, फिर YOR, ये विविग्योर हो जाता है, ठीक है। बाकी ट्रिक क्या है? पहले तो बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है बच्चों। तो जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये परिघटना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? ये परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ये आपका पर्दा है बच्चों, क्या है? पर्दा, ठीक, क्लियर। वर्ण विक्षेपण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये जो वर्णक्रम प्राप्त होता है ना बच्चों, ये पट्टी को कहते हैं हम क्या? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वर्णक्रम को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्णक्रम को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। आप लोगों को ऐसे भी याद रहता है, हमसे भी ज्यादा तो आप लोगों को याद करना पड़ता है, बाकी ये प्रकाश किरण आगे की ओर चली जाएगी, ठीक। तो ये वर्णक्रम जो है वो स्पेक्ट्रम है। यदि कलर की बात करें तो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड है बच्चों। इंग्लिश आप लोग लिख लेना, वॉयलेट है, ठीक है। क्या? वॉयलेट, ठीक है। वैगनी बच्चों, वॉयलेट, यहाँ पे VIOLET, वॉयलेट है। फिर इंडिगो, INDIGO, फिर ब्लू, BLUE, फिर ग्रीन, GREEN, ग्रीन, येलो, YELLOW, ऑरेंज, ORANGE, ठीक है। फिर रेड बच्चों, ये रंग है, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। ये आपके कौन से कलर है बच्चों? ये 7 कलर हैं। ये हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। इन रंगों के क्रम या समूह को हम बोलते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। चीजें क्लियर? ठीक सर, आगे बात करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं सर? कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं, ठीक है सर। ये अपन प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जैसे प्रकाश किरण यहां पे आई बच्चों, आपतित हुई, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होता है, ठीक है ना। जैसे अपनी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, ठीक है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण यहां से गई बच्चों, ठीक है, थोड़ी बहुत लटकेगी, टेंशन नहीं लेना। दूसरी प्रकाश किरण आपकी यहां से गई, तीसरी प्रकाश किरण आपकी, तीसरी प्रकाश किरण यहां से गई, और फिर इसके अंदर बाद में भी अपवर्तन होता है। ये ऐसी चली गई, ठीक, ये ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसी चली गई, ठीक, ये प्रकाश किरण ऐसी चली गई। इस तरीके से आप लोगों ने, है ना, तो ये कहां से आ गया? एक्टिव विंडोज, गो टू सेटिंग टू एक्टिव विंडोज। अरे भैया नहीं चाहिए मुझे। अब यदि हम बात करें विचलन कोण कैसे बनता है कि सर इसको आगे यदि हम बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें, और इनको यदि हम पीछे बढ़ा दें, इनको पीछे बढ़ाएंगे, जैसे इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक, और ये इनको पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, तो इनके साथ जो कोण बनेगा, इनके साथ जो कोण बनेगा, ये इनका विचलन कोण है। कौन सा कोण बच्चों? विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है। लेकिन
दो निर्गत जो रंग हैं, दो किरण हैं, इनके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के कोण को उस किरण के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतना सिंपल है बच्चों कि कुछ है ही नहीं है। ए वी सी। यदि मैं आपसे कह दूं कि डेल्टा बराबर कितना होता है तो कहोगे सर इसको आज ही तो आपने निकाला है, इसको आज ही आपने निकाला, इसको आज हमने निकाला है भाई, विचलन कोण। और यही विचलन कोण बोला है कि दो किरणों के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, जो कोण बनेगा, दो किरणों के बीच जो कोण बनेगा वही विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको सिंपल बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होना। ऐसा आगे की ओर जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए भी कोशिश करो, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के, अब जैसे दो रंग कौन कौन सा ले लो आप, मान लो इसको आप ले लो बच्चों रेड, आर ले लो, इसको बैगनी ले लो, और बीच में येलो तो रहता ही रहता है, येलो ले लो, वो तो आपकी इच्छा है। बीच में कई कलर हो सकते हैं, टोटल 7 होते हैं, तो आप नीचे वाले को वॉयलेट ले लो। ठीक है, अब जैसे इसको बन दर्शाओगे तो डेल्टा ये किसके लिए? वी के लिए है, ये डेल्टा वाई के लिए है, ये डेल्टा आर के लिए है। सबके लिए अलग अलग विचलन कोण होगा ना, डेल्टा आर, डेल्टा वी, डेल्टा वाई। प्रश्न क्या बन रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? हमने प्रकाश किरण को गुजारा, हमने प्रकाश किरण को गुजारा, ये अपवर्तन हुआ बच्चों, फिर ये अभिलंब से दूर हट जाता है। वास्तविक रूप से प्रकाश किरण ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन इस प्रकाश किरण की अपेक्षा रंग कैसे चले गए, कितना उसके साथ विचलन कोण बना रहे हैं। तो दो रंगों के बीच जो कोण बनता है, क्या बोला है कि निर्गत किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं बच्चों। दो निर्गत किरणें हैं, उनके बीच जो कोण बनेगा उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक, चलिए अपन इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको निकालने का तरीका यह है, कोणीय वर्ण विक्षेपण को निकालने का तरीका यह है कि देखो बच्चों, पहले का जैसे मान लीजिए V और R के बीच निकाल रहा हूं, है ना। जैसे मैं कहता हूं निर्गत किरण, निर्गत किरण बैगनी व लाल रंग के लिए विचलन कोण, विचलन कोण कितना हम जानते हैं बच्चों? बैगनी के लिए डेल्टा V व लाल के लिए डेल्टा R। तब क्या निकालना है? कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर, देखो कैसे निकालेंगे। मान लो हम जानते हैं बच्चों, देखना थोड़ा ढंग से समझना ना, कि ये मान पता है और ये मान पता है, तो इस मान में इस मान को घटा दें तो ये मान निकल कर आ जाएगा। बताओ जरा, ये मान पता है, हाँ सर ये मान पता है, इसमें इसको घटा दें तो ये वाला मान आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक, मैंने क्या बोला कि डेल्टा V में डेल्टा R को घटा दो तो ये मान निकल कर आ जाएगा, बड़े प्यार से। अब चूंकि डेल्टा V बराबर म्यू -1 इंटू A, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। लेकिन भाई थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि V के लिए हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, V के लिए, तो कितना हो जाएगा? म्यू V -1 इंटू A व डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा? म्यू R -1 इंटू A। तब प्यारे बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा? म्यू V -1 इंटू A माइनस म्यू R -1 इंटू A। ठीक, थीटा बराबर गुणा कर दो म्यू V इंटू A माइनस म्यू R इंटू A प्लस A से A कट जाएगा बच्चों, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? A का मान ले लो तो म्यू V माइनस म्यू R इंटू A।
ये आपका निकल कर आ गया क्या, ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, तो वर्ण विक्षेपण आ गया। क्या आ गया, वर्ण विक्षेपण आ गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गया। किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच जो आपका कोण बनता है उसे तो बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गया बच्चों। क्या आ गया सर, कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गया। ठीक, कोणीय वर्ण विक्षेपण कैसे क्षमता कैसे निकालते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कि दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, देखो बड़ा सिंपल है, कोणीय वर्ण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कैसे निकालेंगे कि जैसे हमने कहा कि दो, या ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, और बच्चों जो माध्य किरण होगा उसके बीच का जो किरण है, माध्य किरण का विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक, ये कैसे निकल कर आएगा, अनुपात, अनुपात ये कैसे निकल कर आएगा, तो वर्ण विक्षेपण निकालते हैं डेल्टा V माइनस डेल्टा R से, और उसके बीच का रंग जो है बच्चों LO, तो डेल्टा Y हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, प्रिज्म के किन्हीं दो रंगों की कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है सर, दो रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण, और उसके माध्य किरण के विचलन कोण का अनुपात, विचलन कोण का अनुपात उस रंग के प्रिज्म पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो आपने डायग्राम बनाया था सर, R और V दो रंग है, इसके बीच कितना कोण बन रहा है, और ये बाई के साथ जो माध्य किरण है उसका विचलन कोण कितना है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है ओमेगा, अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसका मान आपने पढ़ ही लिया है, इसका मान आपने पढ़ ही लिया है कि कितना आया सर, म्यू V माइनस म्यू R A आया है, और इसका मान आएगा, इसका मान आएगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए से ए काट दोगे बच्चों, तो म्यू V माइनस म्यू R डिवाइड बाय म्यू बाई माइनस 1, ये आपका थ्योरम आ जाता है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को इन छोटे छोटे टॉपिक्स में डाउट है तो आप लोग एक दो बार रिवीजन करो, है ना, एक दो बार कम से कम इसको खोलो, एक दो बार पलटाओ, तब चीजें जाके कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगी। यदि आप सोचोगे भाई साहब कि ऐसे 1 मिनट में खत्म हो जाए कहानी, तो ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक है भले छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, खोटे जरूर हैं, छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, और अभी 10-15 मिनट का क्लास और चलेगा। मैं अभी इसको थोड़ा एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रकाश किरण जब बच्चों प्रिज्म से होकर जाती है तो अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। अब दो रंगों के बीच जो कोण है उसे हम बोलते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण, और दो रंगों के बीच जो कोण है वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का जो विचलन है, इसका जो अनुपात है प्यारे बच्चों वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक, चले आगे की ओर चलते हैं सर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, वर्ण क्षमता हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बड़ा सिंपल है बच्चों, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जब प्रकाश के कण किसी अन्य कण से टकराते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ये परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अभी आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा, वर्ण विक्षेपण में क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश को हमने प्रिज्म से गुजारा, और प्रिज्म से गुजारने के बाद वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। लेकिन बच्चों जैसे आप लोग इंद्रधनुष देखते हैं, बरसात के मौसम में प्रकाश किरण के विपरीत दिशा से सूर्य इधर है तो इसके विपरीत इंद्रधनुष बनेगा इधर, यदि सूर्य इधर है बच्चों तो इधर विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। तो जैसे वायुमंडल है ना, वायुमंडल के आकाश मंडल कहीं भी आप देख लो, प्रकाश किरण किसी कण से टकराए, धूल है ना, जलवाष्प
है ना, विभिन्न प्रकार के कण हो सकते हैं, गैसों के कण हो सकते हैं, इनसे टकरा करके अपने रंगों में बिखर जाता है। ये परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अपने मार्ग से पड़ने वाले अणुओं के छोटे कणों से बिखर जाता है, जो टकरा करके अंतरित करके बिखर जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो बच्चों, ये नोट्स में रहता है, देख लो अभी आप लोग, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए ना, तो ये सारा चीज नोट्स में लिखा रहता है। 96, 85, 29, 91, 49 कितने रुपए चार्ज लगते हैं? मात्र 100 रुपए। और ये नोट्स का ही मैंने कॉपी कर लाया। मैं कहा कौन इतना लंबा चौड़ा लिखता रहे, आपको फास्ट समझाना है, तो ये सारी चीजें क्लियर रहेगी। बहुत सिंपल है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? वायुमंडल में उपस्थित कणों से प्रकाश टकरा करके अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से टकराता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होता है, इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब प्रकाश की किरण जा रही है बच्चों, और जो किरण जा रही है इसके तरंगदैर्घ्य इस तरीके से होता है, आप सबको पता है। तो सुरंग गर्त के रूप में चलती है, तो तरंगदैर्घ्य दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी है। ये मध्य में बच्चों ऐसे प्रकाश कण सुरंग गर्त के रूप में चलती है। तो जो इसका तरंगदैर्घ्य है, इस सामने वाला कण मतलब प्रकाश के कण से छोटा कण आ जाए, समझ रहे हो ना। प्रकाश की ऐसे चलती है तो तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा उसका कण छोटा हो, तो वहां पे आपका जो प्रकीर्णन होगा बच्चों वो अनुप्रस्थ प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ प्रकीर्णन होगा। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोलना था, अनुप्रस्थ बोल दिया, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है ना। और वहीं पे बच्चों यदि आप लोग यहां पर देखेंगे कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है, इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश जब वायुमंडल में स्थित कणों से टकरा करके अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है तो वो परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन वो कण छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटे कण हैं तो वो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाएंगे बच्चों, और यदि बड़े कण हैं तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाते हैं। ठीक, ये चीज आप लोगों को पता हो गया कि सर प्रकीर्णन है क्या। प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश का कण किसी अन्य कण से टकराए और टकराने के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए। ये प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चीजें क्लियर, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है सर। एक चीज और आप लोग पढ़ना, रेले जीन का नियम। इन्होंने बताया था कि प्रकीर्णन जो है बच्चों वो तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित प्रकाश में किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की तीव्रता उनके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रकीर्णित प्रकाश में लैम्डा तरंगदैर्घ्य की तीव्रता आई हो, है ना, लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रकाश में लैम्डा तरंगदैर्घ्य की तीव्रता आई हो, तो रेले ने बताया था कि आई समानुपाती होता है 1/λ/4, है ना। यानी कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की प्रकीर्णन तीव्रता अधिक होती है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों प्रकीर्णन की तीव्रता आई है ना, किसी भी रंग की तीव्रता आई है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो इनमें क्या संबंध है? सीधा सीधा लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती। तरंगदैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन जो हो रहा है उसकी तीव्रता कम होगी। ठीक है बच्चों, रेले ने यही बताया था कि यदि हम रंग की बात करें, प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, हर रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। सिंपल है, कौन से रंग ज्यादा फैलाव होगा, उसकी तीव्रता किसकी अधिक होगी, वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यदि पढ़ना होगा तो इससे तैयार कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताओ भाई, एमपी बोर्ड में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई साहब देखो, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना, और उसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा होगी। सिंपल, यही और कुछ भी नहीं। कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो गैसों के विभिन्न अणुओं से टकराता है ना, टकराने के बाद प्रकीर्णन हो जाता है बच्चों। रेले ने बताया था कि तीव्रता सीधे तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तरंगदैर्घ्य वाले की तुलना में अत्यधिक होता है। नीले रंग का अनुपात अधिक होता है ना, दृश्य प्रकाश में नीले रंग का अनुपात अधिक होता है। अतः आंख बैगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए कम तरंगदैर्घ्य का होने के कारण बच्चों नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक संभव है। ठीक है, जैसे आता है बैगनी, जामुनी, बैजानी, ये नीला। अब बच्चों कहोगे सर बैगनी तो दिखना चाहिए, इसकी भी तो कम तरंगदैर्घ्य होती है। ऐसा नहीं है,
नीला जो है इफेक्टिव ज्यादा होता है, प्रभावी ज्यादा होता है ना। इनके तुलना में ये नीला जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रभावी, ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए वो दिखाई देता है। और इनके अपेक्षा बच्चों, इनके अपेक्षा ऊपर की ओर जाओगे आप लोग तो और ज्यादा फैल जाएंगे, सॉरी वो कम फैलेंगे। बैजानी, हापी, हरा, पीला, नाल, ये बैजानी, हापी, हापी नाला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ये और कम मात्रा में फैलेंगे। लेकिन बैगनी, जामुनी, नीला ज्यादा फैलते हैं क्योंकि भैया इनका तरंगदैर्ध्य कम होता है, लेकिन नीला संवेदनशील होने के कारण हमको दिखाई देता है। ठीक, चीजें क्लियर। रैले जीन के नियम के अनुसार इसे आप लोग देख लेना। देखो एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, मैं अभी आपको खुल के बताता हूं। आज का जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि भाई साहब पेपर बनाने वाले भांग पी के बना देते हैं कभी कभी, तो ऐसा ना हो कि ऐसे टॉपिक आपको दिक्कत हो। ठीक है, ओके बाबूजी, चलो चीजें क्लियर। आगे देख लेते हैं कुछ और आज समझने लायक हो तो। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई क्यों देता है? यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देगा। इसके पीछे रीजन है कि वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो वहां पे कण नहीं होंगे, जब कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तभी वो नीला दिखाई देता है। और आपको बता दिया कि नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य कम होती है, और साथ में यदि बैगनी रंग की बात करोगे तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, लेकिन बैगनी उतना ज्यादा संवेदनशील नहीं है, जामुनी उतना ज्यादा संवेदनशील नहीं है। ठीक है बच्चों, तो काला दिखाई देने का कारण यही है कि यदि वायुमंडल नहीं है, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा से देखने जा आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ओके, चलिए आगे भी कुछ कहानी है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? देखो भाई वो तीव्रता के साथ पहुंच जाते हैं। देखो कारण देखो, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, अतः कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों पृथ्वी तक पहुंचने तक लगभग पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल आसपास तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, सूर्योदय मतलब सूर्य निकलता है या सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबता है, तो प्रकाश किरणें वहां से चलती है। चलने के बाद बच्चों प्रकीर्णन होती है, प्रकीर्णन होने के बाद जो अन्य रंग है वो फैल जाते हैं, लेकिन लाल रंग ही यहां तक पहुंच पाता है। ऐसा है, समझ में आया कि हर रंग का प्रकीर्णन होता है। बैजानी यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, सबका, पीला, सबका प्रकीर्णन होता है। अब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, आप सबको पता है। बैगनी, जामुनी, बैजानी, हापी, नाला, लाल सबसे ऊपर है, तरंगदैर्ध्य कम है, तरंगदैर्ध्य कम है तो सॉरी तरंगदैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णित कम होगा, फैले कम फैलेगा तो पृथ्वी तक वही पहुंचेगा, जो फैल जाएगा वो थोड़ी ना आएगा। तो कहने का तात्पर्य सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, उस समय सूर्य हमसे दूर होता है। दूर होने के कारण वहां से सारी प्रकाश किरणें चलती हैं, लेकिन अन्य रंग की प्रकाश किरणें फैल जाती हैं और लालिमा हमें दिखाई देती है, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश किरण हम तक पहुंच पाती है। ये सारे फैक्ट की चीजें हैं बच्चों, और ये आपको आगे चलकर हमेशा कंपटीशन में भी काम आने वाले हैं। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन। तो चीजें क्लियर है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज थोड़ा सा लंबा क्लास चला, लेकिन आपको प्रिज्म के अपवर्तन संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, है ना, जो आपके सिलेबस में है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।